हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। 2021 में तो सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, इसीलिए उसका पेपर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको और जो किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो 2023 से 2016 तक के सभी विषय के प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, तो बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न दिया हुआ है, जूल मात्रक है। देखिए तीनों पेपर में यानी 2023 में भी, 2022 में भी और 2020 में भी, इन तीनों में जूल ये पूछा हुआ है। किसी में कार्य का मात्रक पूछा है, किसी में ऊर्जा का मात्रक पूछा है, और यहाँ पे जूल ही दे दिया है कि जूल किसका मात्रक है। तो यहाँ पे देखिए जूल मात्रक किसका, ऑप्शन ए है कार्य का, बी है ऊर्जा का, और सी है कार्य और ऊर्जा दोनों का, और डी है शक्ति का। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, कार्य और ऊर्जा दोनों का। यानी जूल जो मात्रक होता है कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा, रबी की फसल है। तो रबी फसल किसे कहते हैं, जो सर्दियों में बोई जाती है। इसका ऑप्शन ए है मक्का, बी है ज्वार, सी है बाजरा और डी है चना। ये सर्दियों में बोई नहीं, सर्दियों की फसल जो होती है उसको रबी की फसल कहते हैं। ये अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है। तो चना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, चंद्रग्रहण की घटना होती है। ऑप्शन ए है अमावस्या के दिन, बी है पूर्णिमा के दिन, सी है अमावस्या की रात और डी है कभी नहीं। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पूर्णिमा के दिन। वैसे पूर्णिमा के यहाँ पे अमावस्या के दिन रात दे के कन्फ्यूज कर दिया कि पूर्णिमा के रात को होती है वो घटना, लेकिन यहाँ पे दिन दिया हुआ है तो दिन में भी रात हो जाएगा। 24 घंटे को ही तो एक दिन कहते हैं, और उसमें भी रात आएगा 12 घंटे का, तो उसमें ये समाहित है। तो मुख्य रूप से जो है पूर्णिमा को होती है चंद्रग्रहण, तो इसलिए यही बी सही आंसर होगा, क्योंकि दिन में ही रात भी आ जाएगा। 24 घंटे को एक दिन कहते हैं। और चंद्रग्रहण में होता क्या है, यहाँ पे सूर्य दिया है, देखिए सूर्य, और यहाँ पे ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाता है। तो और बीच में पृथ्वी है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है तो इसी की छाया पड़ती है चंद्रमा पे। जब ऐसे चक्कर लगाते हुए चंद्रमा आगे बढ़ता है तो जब ये छाया में आता है ना तो दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक चमकता हुआ आता है पूरा, क्योंकि पूर्णिमा की रात होती है, पूरा चंद्रमा चमकता है। जैसे ही उसके छाया में प्रवेश करता है तो फिर अंधेरा होने लगता है, अंधेरा हो जाता है, और फिर से जब दिन निकलना शुरू होता है तो फिर से उजाली वाली रात शुरू हो जाती है, मतलब उजाला होने लगता है। तो इसी को चंद्रग्रहण कहते हैं। इतना टाइम पीरियड में जब इसकी छाया में रहता है चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता है, पूरा रात जो अंधेरी हो जाती है, पूर्णिमा के दिन भी, तो उसी को चंद्रग्रहण कहते हैं। नीचे दिया हुआ है इसका फिगर, ये मैंने समझने के लिए आपको ऐड किया है कि कैसे चंद्रग्रहण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 4, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया का, बी है काली खांसी का, सी है टिटनेस का। तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, उपयुक्त तीनों का। डीपीटी के टीके से तीनों का बचाव होता है, और ये तीनों के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों को। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 5, CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता है। अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। यहाँ पे आप इसको जब लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 और 2 8 10 हो जाएगा, और 10 होगा, यानी बाहरी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन उसका अष्टक पूरा होके फिर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो 10 ना होके बाहरी कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 8 और फिर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो संयोजकता किसे कहते हैं, जितने किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अगर जो वो 8 से कम है, तो यानी 4 से कम है, तो पॉजिटिव में वो उसका जो संयोजकता होगा, जैसे 4 होगा तो +4 होगा, 3 होगा तो +3 होगा, 2 होगा तो +2 होगा, 1 होगा तो +1 होगा। जैसे ही 5 हो जाएगा तब वो -3 हो जाएगा, क्योंकि उसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। जब 4 से ज़्यादा हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाएंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो उसका जो संयोजकता होगा -3 हो जाएगा। फिर अगर जो लास्ट में उसके बाहरी कक्ष में 5 ना होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो -2 उसकी संयोजकता होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी अष्टक पूरा करने के लिए। फिर अगर जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तब उसको -1 संयोजकता होगी उसके बाहरी कक्ष में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी अष्टक पूरा करने के लिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि वो अक्रिय गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है ना, तो पॉजिटिव में होगा ये संयोजकता, इसका +2। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 6, जो कि अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। उत्तर हेडिंग लिखेंगे नाभिकीय ऊर्जा।
जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकों का दो या दो से अधिक भागों में टूटने को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है। या दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। यानी दो या दो से अधिक जो नाभिकों का मिलना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी नाभिकीय विखंडन से या फिर नाभिकीय संलयन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद है पूछा हुआ था यहाँ पे क्या प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा को हमने डिफाइन कर लिया, अब इसका उपयोग बताएंगे। तो नीचे आप हेडिंग लिखेंगे नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग। इसमें लिखेंगे नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिससे कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाया जाता है। इस ऊर्जा की सहायता से अनेकों रेडियो एक्टिव आइसोटोप तैयार किए जाते हैं जिसका उपयोग चिकित्सा, वैज्ञानिक अध्ययन, कृषि आदि में किया जाता है। ये सारे उपयोग हो जाएंगे नाभिकीय ऊर्जा के। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 7, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यानी प्रथम वर्ग के उत्तोलक को समझाना है। तो आप हेडिंग लिखेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब को आयास एवं भार के मध्य में रखा जाता है, यही इसका परिभाषा हो जाएगा। उदाहरण कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक आदि। और एक मैंने यहाँ फिगर ऐड किया है समझाने के लिए। यहाँ पे जो आलंब होता है, देखिए इसी को पाइवोट कहते हैं इंग्लिश में, ये बीच में है। यहाँ पे परिभाषा में हमने पढ़ा है ना कि उत्तोलक में आलंब को आयास और भार के बीच में रखा जाता है। आयास किसे कहते हैं, प्रयास को, यानी जहाँ हम खुद काम करते हैं, जहाँ बल लगाते हैं, इसको आयास कहते हैं। ये आयास है। और इसका जो अंतिम वाला जो पॉइंट है, जहाँ से कैंची, कपड़े या कुछ भी काटा जाता है, उसी को इसको भार कहते हैं। द लोड लिखा हुआ है ना, ये भार है। अब बीच में पाइवोट यानी आलंब होता है। आलंब उसे कहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उत्तोलक दिया रहेगा उसमें मशीनरी, उसमें कुछ जो भी आश्रय नहीं, इसको कह सकते हैं सपोर्ट, जो भी सपोर्ट सिस्टम बीच में होगा उसी को आलंब कहते हैं। तो ये आलंब बीच में इसका होता है। आप फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिनों में दो दो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे जल में घुलनशील विटामिन ब और विटामिन ब नहीं है यहाँ पे, ये ट्रांसलेट हो गया है, बी है। बी और विटामिन सी है तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। जल में घुलनशील विटामिन केवल दो ही विटामिन होते हैं, बी और सी। बाकी जो ए, डी, ई के होते हैं ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 9, जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। उत्तर, जल प्रदूषण भारत में व्याप्त सबसे बड़े संकटों में से एक है। इसका सबसे बड़ा स्रोत है बिना ट्रीटमेंट किया सीवेज का पानी। औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रमुख कारण हैं। इसमें अन्य प्रमुख कारण में दिया है सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, जहाज़ों में होने वाला तेल का रिसाव, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग आदि, ये सभी भी कारण है जल प्रदूषण के। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 10, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है। उत्तर, खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की वसा होती है। इसमें से प्रमुख 3 प्रकार की होती है, यानी 3 प्रकार दिया हुआ है वसा का, जिसमें पहला है संतृप्त यानी सैचुरेटेड, और दूसरा एकल संतृप्त यानी मोनो अनसैचुरेटेड, और बहु असंतृप्त दिया है यानी अनसैचुरेटेड। ये 3 प्रकार दिया हुआ है। कितने समूह में, केवल समूह यानी प्रकार बताना था, तो आप लिखेंगे संतृप्त, एकल असंतृप्त और बहु असंतृप्त। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इंग्लिश में इसका नाम दिया हुआ है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ना भी लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 11, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलाया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो बनता है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल बनता है। तो इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O यानी जल है। इन सब का नाम दिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय पढ़ा था।
यहाँ पे दिया है भौतिक और रासायनिक, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है और जो अनुत्क्रमणीय पढ़ाता है उसी को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसके रूप आकार में परिवर्तन होता है, जो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी वो पूरा अपनी स्थिति में आ जाता है, उसके में एक्चुअल परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे पानी का जमना, जब जम जाएगा पानी तो बर्फ बन जाएगा, फिर से उसको पिघला देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा के बाहर निकाल के फ्रिज से, तो वो फिर से पानी बन जाएगा। अब पानी का उबलना, जब उसको छोड़ देंगे उसमें टेम्परेचर देना तो फिर से वो शांत हो जाएगा, नॉर्मल पानी बन जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना, जब मोमबत्ती पिघल जाए फिर से उसको जमा के मोमबत्ती बनाया जा सकता है। ये सभी भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें आणविक संरचना पूरी तरह बदल जाती है और एक नया उत्पाद बनता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन अपरिवर्तनीय एवं अस्थायी होते हैं। इससे पदार्थ अपने मूल स्वरूप में वापस किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता है। जैसे लकड़ी या कागज का जलना, कपूर का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना आदि। इन सभी में लकड़ी का जब जल जाएगा लकड़ी तो फिर से पुनः लकड़ी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कपूर जब जल जाएगा तो पुनः कपूर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दूध फट जाता है तो दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी अपनी स्थिति में आ नहीं सकता, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका सबसे पहले लिखेंगे मृदा प्रदूषण कहते किसे हैं। तो इसका जो हेडिंग लिखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग, घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने से, या ऐसे पदार्थ जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि मृदा में नहीं होना चाहिए, इसके मिलने पर मृदा प्रदूषण होता है। यानी मृदा में अपशिष्ट पदार्थों का यानी अशुद्धियों का मिलना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है यहाँ पे पूछा था। मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव, मुख्य रूप से इसका परिभाषा ना पूछ के स्रोत और प्रभाव ही पूछा था। तो हेडिंग लिखेंगे मृदा प्रदूषण के स्रोत। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, ये पहला स्रोत हो जाएगा। दूसरा, नगर पालिका से निकला अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा, अपशिष्ट कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक, रसायन, ये सभी मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। चौथा दिया हुआ है आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन, ये भी मृदा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और उसके बाद है अगला हेडिंग लिखेंगे मृदा प्रदूषण के प्रभाव। प्रभाव क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहला, मृदा प्रदूषण से अनेक प्रकार के पादप रोग उत्पन्न होते हैं, यानी पौधों के रोग उत्पन्न होते हैं, जो फसल में रोग लग जाते हैं। दूसरा है, मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिलता है, यानी उसमें रोगाणु पनपते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 14, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। श्वसन तंत्र का कहाँ से मुख में हवा प्रवेश करती है और कहाँ जाके उसका श्वसन होता है, इन सबको नामांकित चित्र बनाना है। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, तो बस आप ऐसे फिगर बना लेंगे जिसका जो यहाँ से नाक द्वारा जब हवा प्रवेश करती है सबसे पहले नासिका में जाती है, इसी को नासिका कहते हैं। फिर उसका अगला भाग ये ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी लिखा हुआ है। उसके बाद से लैरिंग्स होते हैं, नीचे गला के नीचे ये यहाँ पे होता है ना उभरा हुआ भाग, इसी को लैरिंग्स कहते हैं, ये लैरिंग्स है। उसके बाद से नीचे जब हवा जाती है तो ये जो पतला यहाँ पे नली होता है जो नीचे जिसके सहारे वायु फेफड़े में जाती है, इसको श्वास नली कहते हैं। इसके बाद ये बड़ा वाला जो काला काला यहाँ पे दिखाया गया, ब्लैक एंड वाइट में है इसलिए काला दिखाया गया, काला फेफड़ा होता नहीं है, गुलाबी रंग का होता है, तो इसको फेफड़ा कहते हैं। इसमें जो ये चौड़ी चौड़ी जो नलियाँ गई हैं इसको श्वसनी कहते हैं, ब्रोकाई। और उसके बाद जो पतली उसके जो चौड़ी नलियों में से पतली नलियाँ जो निकली हुई हैं इसको कहते हैं श्वसनिका। तो ये सब आप नाम के साथ याद कर लेंगे कि इसको क्या कहते हैं, एक दो बार बना लेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 15, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर लिखा है यहाँ पे, इसको मिस्टेक हो गया, अंतर ऐसे लिखा जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताना है तो हेडिंग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। इसमें पहला है प्रोकैरियोटिक में सामान्यतः आकार छोटा यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है प्रोकैरियोटिक का। दूसरा है कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। तीसरा है केंद्रक क्षेत्र केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है। और चौथा है केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। और पांचवा डीएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। और छठवां गाल्जी निकाय अंतःप्रद्रव्यी जालिका लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। ये सभी
प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं दी हुई हैं, यानी प्रोकैरियोटिक के बारे में दिया हुआ है। अब अगला हेडिंग लिखेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में लिखेंगे सामान्यतः आकार बड़ा, यानी 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है इसका यूकैरियोटिक का। दूसरा, कोशिका विभाजन समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। तीसरा, केंद्रक द्रव्य केंद्रिका झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। और चौथा है, केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। और पांचवा है, डीएनए केंद्रक में स्थित होता है। और छठवां, गाल्जी निकाय अंतःप्रद्रव्यी जालिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 16, उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर लिखेंगे, उत्तोलक हेडिंग लिखेंगे, उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ी होती है जिससे एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। आयास, आलंब तथा भार की स्थितियों के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के उत्तोलक में प्रथम होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक, दूसरा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तीसरा तृतीय प्रकार के उत्तोलक। जिसमें प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जिन उत्तोलकों में आयास यानी बल और भार के मध्य आलंब होता है वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, यानी आलंब बीच में होता है। इसके ऊपर अति लघुत्री में आया हुआ था कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने कैंची के माध्यम से, फिगर के माध्यम से पढ़ा था कि कैंची ऐसी होती है, यहाँ पे हैंडल ये पकड़ने वाला होता है और यहाँ से कैंची काटती है कि कागज़ या कपड़े को, तो बीच में जो होता है ना सपोर्ट सिस्टम, इसी को आलंब कहते हैं। तो आलंब बीच में होता है, उसको प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। और जैसे कि कील निकालने की, कील यहाँ हो गया, ये कील यहाँ ना होके यहाँ शुरू में रहेगा, कील निकालने वाली हथौड़ी, हैंडपम्प प्लास, यानी पिलास, जो पिलास कहते हैं ना हम लोग प्लास, उसको ये वही हो जाएगा यहाँ पे। यानी बीच में जहाँ भी सपोर्ट सिस्टम होता है, प्लास में बीच में होता है, कैंची में होता है, हैंडपम्प में होता है। हैंडपम्प कैसे होता है, ये हैंडपम्प हो गया, ऐसे रहता है और यहाँ पे ऐसे जुड़ा रहता है ना, यहाँ पे हैंडल के पहले इसमें ऐसा एक सपोर्ट लगा रहता है, ये आलंब होता है, वही बीच में होता है, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो जाएगा। दूसरा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में भार आलंब तथा आयास के मध्य में होता है वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, जैसे सरौता, पहिए वाली ट्राली आदि। पहिए वाली ट्राली कैसे होती है, ये उसमें 2 हैंडल होता है और यहाँ पे कूड़ा रखने वाला जो लास्ट में ऐसे 2 पहिया लगा रहता है, तो इसमें जो भार बीच में होता है, देखिए यहाँ पे भार, यहीं तो कूड़ा रखा जाता है, ये पहिया एक सिरा हो गया और दूसरा ये हैंडल हो गया जहाँ पकड़ते हैं, और ये भार बीच में रहता है, तो ये इसमें भार बीच में रहता है, उसको द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। और तृतीय दिया है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उत्तोलक में आयास भार एवं आलंब के बीच में होता है, इसमें आयास बीच में होता है। आयास किसे कहते हैं, जहाँ हमारे द्वारा काम किया जाता है, जैसे होता है चिमटा, चाकू, फावड़ा, झाड़ू, सीढ़ी आदि। जो चिमटा होता है, चिमटा को एक समझ लेते हैं, ऐसे बीच में चिमटा ऐसे होता है और यहाँ दबाते हैं तो रोटी को पलटा जाता है ना, इसको रोटी को पलटने के लिए भी काम में लाया जाता है चिमटे को, तो बीच में ही हाथ से पकड़ते हैं, तो इसी को आयास कहते हैं। तो जहाँ आयास बीच में हो वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जहाँ पे भार बीच में हो वहाँ पे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, जहाँ पे आलंब बीच में हो वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उसके बाद से इसी में नीचे दिया हुआ है, उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आम जीवन में उत्तोलक का बहुत ही महत्व है और हर जगह इसे देखा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। नीचे दिया हुआ है विरंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें विरंजक चूड़ आप हेडिंग लिखेंगे। इसमें इसका क्या क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में सूत्र और एक एक उपयोग बताना है। एक उपयोग और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग नाम भी पढ़ लेंगे, उसका एक्चुअल नाम क्या होता है, यानी रासायनिक नाम, और उसका एक एक उपयोग और सूत्र भी पढ़ लेंगे, तीनों पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखिए एक पहला है विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, और उपयोग होता है यह कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है बेकिंग सोडा, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और इसका जो सूत्र है NaHCO3, और इसका उपयोग हो जाएगा जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, और उपयोग होता है, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है धावन सोडा, तो कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको खाने का सोडा कहते हैं, वो धावन सोडा नहीं होता, वो खाने वाला सोडा होता है, उसको बेकरी में उसका प्रयोग करते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न क्या 18, संतुलित आहार क्या है? मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखेंगे, इसका हेडिंग लिखेंगे संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल शारीरिक जरूरतों के हिसाब से उचित मात्रा में पाए जाते हैं संतुलित आहार कहते हैं। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मनुष्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति एवं स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी है। संतुलित आहार अनेकों रोगों और नीचे दिया है संक्रमण रोगों को रोकने में सहायक होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह मनुष्य की मानसिक क्षमताओं एवं स्मरण शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर या राजन सीरीज पढ़ना हो तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इस क्लास का PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।